हेलो, क्या हाल चाल भाई लोग। तो ये एक रिमाइंडर वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। नए बच्चों को खासी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो अक्टूबर के पहले वीक में फॉर्म आ जाएंगे, तो उससे पहले अगर कोई करेक्शन होना है आपके डॉक्यूमेंट में तो ज़रूर से करा लें। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। पहला डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में आपका नाम, पापा का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ डिट्टो सेम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके आधार कार्ड में एक ऐसा मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए जो अच्छे से चलता हो, या आपका हो, आपके पास हो, या पापा मम्मी किसी का भी हो, पर अच्छे से चलता हो। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो उसमें आधार वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चांस मिलते हैं, और वो 3 चांस गए तो स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो उसमें आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए आधार कार्ड के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यूपी गवर्नमेंट का एक रूल है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी की लोकेलिटी में एक बैंक अकाउंट आपका खुला होना चाहिए। तो जो बच्चे गौतम बुद्ध नगर के उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, तो इनको परेशानी आएगी। तो इसलिए अपना बैंक अकाउंट जल्दी से खुलवा लीजिए। उसमें लगभग हफ्ते भर से ज़्यादा जाता है और बहुत मेहनत लगती है। तो जीबीयू के अंदर पीएनबी बैंक की ब्रांच है, वहाँ पर जाइए और अकाउंट खुलवा लीजिए। एक बात याद रखना कि बैंक अकाउंट तभी ओपन होगा जब उनकी तरफ से आया हुआ बाय पोस्ट एक एक्टिवेशन लेटर आप एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब आपको बस रिसीव करना है। तो इसमें बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि वो फॉर्म भरते टाइम अपने हॉस्टल का एड्रेस डाल देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे या तो क्लासेस में होते हैं, बाहर होते हैं, और हॉस्टल के वार्डन और केयर टेकर उस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो फिर वापस पीएनबी के पास चला जाता है, जिसका मतलब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, और बिना किसी को बताए। तो अपने घर का एड्रेस डालना जहाँ पर कोई ना कोई उसको रिसीव कर ले, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अगला पॉइंट, ये भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। एक चीज़ होती है एनपीसीआई। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिवेट करा लेनी है। ये आपके जो ब्रांच है, बैंक की ब्रांच, उसी में जाकर हो जाएगी। बस आपको क्या बोलना है कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी इस अकाउंट में, और आप एनपीसीआई एक्टिवेट कर दीजिए, वो कर देगा। 10-15 मिनट का काम है। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप का पैसा आपको सीधे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करती, वो आपके आधार कार्ड के थ्रू बैंक में ट्रांसफ़र करती है, आधार कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो आधार कार्ड लिंक होना चाहिए उस बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है एनपीसीआई में और नॉर्मल आधार कार्ड लिंकिंग में? आप समझो, एक बंदा है जिसके 3 अकाउंट हैं, तीनों अकाउंट में आधार कार्ड लगा हुआ है। सरकार को क्या पता किस में भेज रहा है, लेकिन सरकार पैसा सिर्फ उसमें भेजेगी जिसमें एनपीसीआई इनेबल होगा। तो ज़रूर से करा लें, ठीक है। अगला पॉइंट सर्टिफिकेट से रिलेटेड होगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल और आपका इनकम सर्टिफिकेट, इनके अंदर डिटेल्स सही से भरी होनी चाहिए, और आपका इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू होना चाहिए, ठीक है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो इनमें कई तरीके की गलतियाँ आती हैं, तो मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको चेक करना है यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, अगर आप यूपी के बच्चे हो तो, ठीक है। अगर किसी और राज्य के बच्चे हो तो उसके लिए अलग कोई वेबसाइट होती है। तो क्या होता है, ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे आप इन तीनों सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर सकते हो, उनका वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर हो जाता है तो सही है, एक्सपायर सर्टिफिकेट का भी हो जाएगा, उसको तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। लेकिन बाय चांस अगर कोई और गलती हुई तो वो मतलब सत्यापित नहीं होता है सर्टिफिकेट। तो आप सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि मानिए किसी बच्चे का कोर्स 5 साल के लिए, इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा याद रखना, ध्यान से, मैंने खुद पूछा था ये। तो जो इनकम सर्टिफिकेट है फॉर्म भरते टाइम में एक्सपायर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर वो एक्सपायर हो जाता है बिटवीन द टाइम, और आपकी 3 साल के बाद आपकी 34 साल की स्कॉलरशिप आनी है, तो आपको कोई नया इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना। जो एक्सपायर हो चुका है उसी को लगा रहने दीजिए, उसी से स्कॉलरशिप आ जाती है। मैंने खुद पूछा है तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो काम होते हैं उनमें आपको रिन्यू वगैरह कराना होता है। स्कॉलरशिप के लिए तो एक बार बस आप सबमिट कीजिए, अगर वो एक्सपायर भी हो रहा है तो वो माना जाएगा। अब आप, कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे, पहले भी मेरे को कमेंट आ चुका है कि भाई उसमें तो 1 लाख लिमिट होती है, उसमें तो 2.5 लाख लिमिट होती है जनरल के लिए। तो भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, ईजिली बन जाएगा। आप अपने पापा से कहो, वो 50,000 का भी बनवा के दे देंगे, ठीक है। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है जिनका बच्चों को फॉर्म भरते टाइम पता लगता है कि अरे यार इसमें करेक्शन होना था, और फिर पता लगता है कि करेक्शन में उतना टाइम चाहिए कि फॉर्म निकल जाएगा। तो आपके हाथ में जो 50-60 हज़ार रुपये बिना किसी बात के आ जाने हैं,
और जिनकी 1 से 1.5 लाख फीस है, अभी कुछ बच्चे बेचारे रो रहे थे, कह रहे थे इतनी महंगी फ़ीस है। तो सोचो भाई स्कॉलरशिप पूरी मिलेगी, बस आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए।